जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। और हमारा ये जो एपिसोड है ये पंचायत चुनाव के मद्देनजर रखा गया है और हम अपने इस एपिसोड में बात करते हैं पंचायत के मुखिया प्रत्याशी से और उनसे सवाल करते हैं कि आप किस तरह अपने पंचायत का विकास कीजिएगा, आपके पास क्या मैनिफेस्टो है, आपका घोषणा पत्र क्या है। तो इसी क्रम में हम आज आए हैं मुखिया प्रत्याशी अमाना पंचायत के रामाश्रय प्रसाद यादव जी के यहाँ, और वो इससे पहले भी 2 बार मुखिया रह चुके हैं। काफी अनुभव है उनके पास, राजनीतिक करियर उनका बहुत ही अच्छा रहा है। तो आज हम उनसे ही कुछ सवाल और जवाब करेंगे और आज आपको दिखाएंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जो आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि आप जीतने के बाद कैसे विकास कीजिएगा। जीतने के बाद पंचायत का जो विकास की स्थिति है प्रगति की ओर न जाकर पिछड़ गया है। पंचायत का चौमुखी विकास के लिए पैसा का जो सरकार से आवंटन मिला है उसका सदुपयोग नहीं हो पाया है, मिसयूज हुआ है। सारे क्षेत्रों में विकास अवरुद्ध है। इसलिए जीतने के बाद पंचायत के सर्वांगीण विकास और खासकर जो गरीब वंचित अभी तक इंदिरा आवास वंचित है, पेंशन से वंचित है, जो व्यक्ति आवागमन अवरुद्ध है, गांव में जो गड्ढा गुड्ढी आने जाने का रास्ता आवागमन नहीं है उसको सुचारू बनाने के लिए आवागमन पर स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात इसको सबसे अधिक जोर दिया जाएगा। सर, गांव की सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा व्यवस्था। गांव का शिक्षा व्यवस्था काफी लचर होता है और ये बात से हम सभी परिचित हैं। तो गांव की शिक्षा व्यवस्था को आप कैसे ठीक कीजिएगा? गांव की शिक्षा व्यवस्था जो है उसमें जो प्रतिनिधि होता है उनका दायित्व बनता है कि हमारे पंचायत में, हमारे क्षेत्र में शिक्षा का विकास उन्नत हो, विकसित रहे। इसलिए उस पर समुचित ध्यान देकर समय समय पर उसका निरीक्षण, मार्गदर्शन करके उसमें लोगों को सुधार किया जाए। और सरकारी स्कूल में जो हमारे यहाँ शिक्षक पढ़ाने आते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी पूरी ईमानदारी से वर्क नहीं करते हैं, तो आप इसको लेकर कैसे सोचते हैं? देखिए, उसके लिए तो पहले हम लोग उससे वार्ता करेंगे सहयोग के लिए कि आप जो सरकारी दायित्व है जिसके लिए माने जो उनका जो मूल काम है शिक्षा देना, उसमें न होकर यदि अन्यत्र रूप करते हैं तो उसमें पहले उनका हम स्वभावपूर्ण वातावरण में उनको ये करेंगे कि आप शिक्षा के में अग्रसर होकर ध्यान दें और शिक्षा में सुधार करें। यदि उसके बावजूद भी नहीं होगा सुधार तो हम उसके लिए सरकार से उसके संघर्ष करेंगे, उसके लाभ निकालेंगे। और गांव की एक दूसरी बड़ी समस्या है कि यहाँ के जो रोड होते हैं, कच्ची सड़कें होती है, उनमें अक्सर बारिश के दिनों में कीचड़ आ जाते हैं। अभी भी जो गांव के कहीं के सड़क है वो काफी गड्ढा नुमा है और बारिश के दिनों में चलने लायक नहीं रह जाता है, तो आप उसको लेकर क्या सोचे? बरसात के दिनों में ही नहीं आवागमन 12 मास उपलब्ध होना चाहिए। सारे गांव पंचायत के क्षेत्र में 6 गांव है, 6 गांव में आवागमन की बहुत असुविधा है। जनसंख्या विस्तार की वजह से गांव टोला में विस्तार हुआ है, परंतु रोड का इतना अभाव है। आज इस महीना नवंबर चल रहा है, बावजूद कीचड़ है, कहीं रोड का विकास नहीं हुआ है सही ढंग से। जो भी कुछ किया उसमें भी कोई गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया। गुणवत्ता का जो मानदंड सरकार का होता है उसका कोई पालन उसका नहीं हुआ है। इसलिए आवागमन को सुदृढ़ करने के लिए, सुचारू करने के लिए सभी गांवों में हम प्राथमिकता के आधार पर आवागमन को जोर देंगे और सुचारू, सुगम, गुणवत्तापूर्ण और गांव में एक जो हमारे टोले मोहल्ले होते हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि पानी निकासी की समस्या को कैसे सुलझाया जाए, तो आप उसके लेकर क्या कीजिएगा? हाँ, उसके लिए सरकार की योजना चल रही है। मनरेगा से भी नाला बनाने की योजना है। सरकार की गली नाली योजना जो है नलजल वाला, उसमें भी नाला की प्रोविजन है। उसलिए सारे
गाँवों में पंचायत क्षेत्र के पानी के निकास के लिए उसके लिए नाला का प्रबंध कराया जाएगा ताकि रोड पर पानी जमा न हो, रोड उससे खराब नहीं हो। और गांव में रोजगार की समस्या को कैसे दूर कीजिएगा? यहाँ के लोग जो मजदूर होते हैं, यहाँ के छोटे मजदूर होते हैं, चाहे कोई भी मजदूर हो, उनको काम नहीं मिल पाता है जिसके कारण वे शहर की ओर पलायन करते हैं, तो आप उनको कैसे दूर कीजिएगा? देखिए, गांव में रोजगार की जो समस्या है वो नवयुवकों के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए वो समस्या तो मूल रूप से सरकारी स्तर पर है, राज्य सरकार हो, देश की सरकार हो, नहीं मनरेगा वो कर रहे हैं, परंतु जो ग्रामीण स्तर वाला है, मजदूर वर्ग है, उसमें उनका जो समस्या है बेरोजगारी का, उसमें मनरेगा की योजना जो है उन्हीं के लिए खास तौर से बनाया गया हुआ है, उनको ध्यान में रखते हुए। तो मनरेगा का कार्य बड़े पैमाने पर चलाकर सारे लोग मजदूर लोगों को जो जरूरतमंद लोग हैं काम किया उनको उसमें मिल दिया जाएगा, उसके लेकर के उस आधार पर बेरोजगारी को दूर करेंगे। और गांव की एक और बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की, तो आप उसको कैसे ठीक कीजिएगा? स्वास्थ्य की समस्या जो है तो सेंटर पर जो बने हुए स्वास्थ्य सेंटर वहाँ भी डॉक्टर लोग नहीं आ रहे हैं, उसके लिए सिविल सर्जन से हो, प्रखंड स्तर पर हो, प्रशासनिक स्तर पर हो, संपर्क करके वहाँ डॉक्टर को उपलब्ध कराया जाएगा और प्रत्येक गांव स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, स्वास्थ्य सेंटर की स्थापना कराने का प्रयास किया जाएगा और उसके लिए हम संघर्षशील रहेंगे। बहुत जरूरी चीज है बुनियादी स्वास्थ्य के लिए, वो हम काम करेंगे। आपने जो 2006 से लेकर 2016 तक यानी 10 साल 2 बार मुखिया के जीते हुए प्रत्याशी रह चुके हैं, तो आप अपने शासनकाल में, आप अपने कार्यकाल में क्या किए उनके बारे में ब्यौरा दीजिए। देखिए, 2006 से हम 16 तक मुखिया रहे। 2006 से पहले जो पंचायत की स्थिति थी इतनी दर्दनाक, दयनीय, कष्टदायक था, कहीं भी आवागमन की सुविधा नहीं थी, किसी भी गांव में साधन कम था, सरकार से आवंटन उस समय बहुत कम मिलता था, 5 लाख मिलता था, तो सरकार में 10 लाख मिलता था, 6 गांव, उसी में सारे चीज को लेकर के काम करना पड़ता था। फंड की स्थिति को देखते हुए हमने सारे क्षेत्र में काम किया है। अब 6 से पहले की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, ये बाढ़ वाला एरिया है, उससे पहले कितना लोगों का कष्ट था, गांव से निकल नहीं पाते थे, उसको मुख्य सड़क से हमने जोड़ा, पुल पुलिया बनाए, अमाना मठ जो अमाना धाम कहा जाता है, वहाँ पर कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था, 6 महीना रास्ता वहाँ पानी से लोगों को हेल करके जाना पड़ता था, तो वहाँ ऊँची ऊँची सड़क बनाकर, पुल पुलिया बनाकर, बड़े बड़े पुल हमने बनवाए, तो लोगों का आश्चर्य रहता था कि पंचायत से कैसे हो किया गया। परंतु आप अभी भी देख सकते हैं उसमें खरोच नहीं आया है और चारों बगल से अमाना मठ पर कई लाखों का काम करके हमने उसका काम किया। तो उस पीरियड में हमने सारे क्षेत्र में काम किया, नवसृजित विद्यालय बनाए गांव-गांव में और सारे जगह रोड का व्यवस्था बनवाए, बाढ़ सुरक्षा के लिए काम किए, नाला खुदवाए, नाला की उड़ाई करवाए, सारे क्षेत्रों में काम हुआ। तो सर, वृद्धा पेंशन हो या फिर इंदिरा आवास हो, इसमें एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि धारक को यानी जिसको मिलना है उसको पूरे पैसा नहीं मिल पाता, उसके बीच में कुछ बिचौलिए और दलाल आते हैं और उनको पैसा गबन कर जाते हैं, तो आप इस समस्या को कैसे दूर कीजिएगा? आप उस समय भी, हमारे समय में 6 से 16 तक हम रहे, आप पता कर लीजिए इंदिरा आवास में कहीं मेरे समय में भ्रष्टाचार नहीं था, परंतु आज हम भी सुन रहे हैं, लोग भी सुन रहे, देख रहे हैं 10,000 से लेकर 20,000 तक इसमें इंदिरा आवास में दलालों के द्वारा, कुछ बिचौलिया लोगों के द्वारा, और जो करना नहीं चाहिए, जिनको जिम्मेदारी है उसको इस पर ध्यान दे करके वो लोग इसमें लगे हुआ है, मैं उसको भ्रष्टाचार मुक्त कराऊंगा, बिचौलियों को खत्म कराऊंगा और डायरेक्ट सरकार पैसा देती है खाता में, मैं उसको संपूर्ण पैसा उसको मिले, इसके मैं व्यवस्था करूंगा। और आप काफी दिनों से राजनीति कर रहे हैं, तो आप अपने पुराने राजनीति के बारे में बताएं कि 1994 में आपके बारे में कहा जाता है कि आपने इस गांव को एक हैजा नामक बीमारी से बहुत अच्छे तरीके से संभाला, जबकि उस समय आप किसी
पद पर भी नहीं थे, तो आपने वो सब कैसे किया था? देखिए, वर्ष 1995 में एक महामारी पूरे गांव में, जिसको कवड़ा कहते हैं, वो फैला हुआ था। 15 मई से 29 मई तक फैला। ग्रामीण लोगों की स्थिति गरीब, प्राय उसमें गरीब लोग थे। हमने प्रभारी से, चिकित्सा प्रभारी से मिलकर, सर्जन से मिलकर हमने यहाँ स्कूल में, विद्यालय में ही कैंप करवाया, और जितनी सुख सुविधा हॉस्पिटल में नहीं थी उतनी सुख सुविधा यहाँ मिला। और सारा खर्च सरकार का स्तर हुआ तो सरकार किया, ग्रामीण स्तर पर 15 दिनों तक सारा खर्च व्यक्तिगत रूप से किए समाज के लिए। और उस महामारी से लोगों को निजात मिली। उस एक दिन ऐसी नौबत आई थी कि 85 आदमी का पानी एक साथ चल रहा था। लोग वहाँ मरने की यदि वो व्यवस्था नहीं रहती तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती, परंतु उसमें हमें संघर्ष कर लोग गांव में नहीं आने देते थे, इस गांव के लोग दूसरे गांव में नहीं जाने देते थे, परंतु हम वहाँ पर रह करके मरीजों की, ग्रामीणों की सेवा किए और 15 दिन भर उसका अधिकार में उसे दिलाए। ग्रामीण लोग एक गिलास तो पानी नहीं दिया, सारा खर्चा मैं अपने स्तर से किया। उसके लिए सरकार के सिविल एसडीओ आकर हमें प्रशस्ति पत्र दिए थे और धन्यवाद दिए थे। सर, मेरा आपसे ये अंतिम सवाल है कि आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और उनसे क्या उम्मीद रखिएगा? ये जनता से अपील करते हैं कि अब 5 वर्ष में चुनाव आया है। इस 5 वर्ष में पंचायत के विकास अवरुद्ध हो चुका हुआ है, पंचायत पिछड़ गया है, इसलिए सही प्रतिनिधि का चयन करें और हमें समर्थन दें। और हमें पूर्ण विश्वास है, हमारा जो बैंक हिस्ट्री है जो उस समय 10 वर्ष जो किया उन लोगों को पैमाना मिसाल है, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है। उस 10 वर्ष का आकलन करते हुए इस 5 वर्ष का आकलन करें, तुलनात्मक दृष्टि से भी लोग देखेंगे। निश्चित मुझे पूर्ण विश्वास है और यह देखने को भी मिल रहा है कि निश्चित रूप से जनता का मुझे समर्थन प्राप्त है। और विजयी होने के बाद जो भी सारी समस्याएं हैं मैं उसको निजात दिलाने के लिए अवसर रहूँगा। जय हिंद। तो अमाना पंचायत के जितने भी जनता है वो सब आप सुन रहे होंगे कि आपके मुखिया प्रत्याशी आपसे क्या वादा किए हैं। का सर छाप क्या है? छाप हमारा छाप चिमनी छाप है जो क्रमांक 8 पर है। संवाददाता मालिक को भी यह बात पता हो चुका है। संवाददाता मालिक से मेरा आग्रह होगा कि क्रम संख्या 8 पर चिमनी छाप पर मोहर लगाकर विजयी बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा एपिसोड आप कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम दिया। जय हिंद, धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ पर कुछ जनता बैठे हुए हैं जो अमाना पंचायत के ही जनता है, तो हम आज से उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनका राय क्या है और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो सर इधर आइए। सर आप किनको वोट कीजिएगा और क्या सोचकर वोट कीजिएगा, क्या उम्मीद लेकर वोट कीजिएगा? रामाश्रय जी को वोट करेंगे जी, क्योंकि पहले भी 2 बार रह चुके हैं, विकास का काम किए हैं, तो वही सोच के करेंगे। मतलब उन्हीं विकास को देखकर आप उनको सपोर्ट करेंगे? जी जी, आगे का काम मतलब जो काम किए हैं अधूरा है उसको आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए करेंगे उनको। बाबा आपकी क्या राय है? आप अपना राय तो बताइए। उसी को वोट करेंगे, रामाश्रय यादव के वोट करेंगे। उनका 10 साल का विकास आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा, चिलमिल छाप है, जी, उसी से मैंने विकास किया है, विकास करेगा। आइए आप अपनी राय बताइए। उनको वोट करेंगे हम रामाश्रय राय को। जी, हाँ, 10 साल किया है, विकास किया है, अभी और करेगा। हाँ, जो अधूरा है उसको पूरा करेगा। मतलब आपको लगता है कि अभी भी कुछ विकास रह गया है जो कि उनके आने के बाद पूरा होगा? पूरा होगा। और भी कई सारे आदमी हम उनसे भी पूछ ले रहे हैं। प्रसाद यादव मुखिया पद के सुजोग कर्मठ, शिक्षित, सहनशील उम्मीदवार है। ये इन्हें गांव के हर तबके के लोग पहले से भी जानते हैं और अभी भी जान रहे हैं कि ये मुखिया के काबिल आदमी है। इसीलिए इसका वोट हम सब आदमी मिलकर ग्रामीण करेंगे।
हम सोचते हैं कि जो रामस्ते राय नेता जैसे मुखिया बने जो हमारे पंचायत को विकास बढ़े, हम उसी को वोट करने जा रहे हैं। मतलब आप उनसे उम्मीद रखे हुए विकास का उम्मीद। हाँ, विकास को उम्मीद रखे हैं कि वही विकास करेगा। जी। तो आपको पूरी तरह भरोसा है कि वो हाँ, जीतेंगे? जब पूरी तरह भरोसा है कि हम जीतना है। जी। तो आप लोगों ने देखा कि जनता का विश्वास उनके प्रति कितना है। जैसे कि विकास आगे मुझे बढ़ते हैं, तो उनका विकास अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं आपने देखा कि हर आदमी के जबान पर एक ही बात है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो भी लोग बैठे हुए हैं उनके कहने के अनुसार कि उनका जो 10 साल पुराना कार्यकाल था वो बहुत ही अच्छा था और इस 5 साल में कहीं न कहीं विकास का काम अवरुद्ध हो चुका है। तो उनको फिर से अपने पद पर लाने के लिए, गति में लाने के लिए, गांव के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए ये लोग पुनः श्री रामाश्रय प्रसाद यादव को ही मुखिया प्रत्याशी में जीत दिलाएंगे और उन्हीं से विकास की उम्मीद रखते हैं।